हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जीओसी का लेक्चर नंबर 4 तक बात हो चुकी है। जीओसी का लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं कार्बो एनायन तक। कार्बो रिडायन के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कार्बो एनायन होता क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इस सब टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो चलिए कार्बो एनायन के बारे में देखा जाए तो कार्बो एनायन के बारे में हम लोग देख रखे थे पिछले वाले लेक्चर में। हमने बोला था कि अगर कोई CH3 स्पीशीज दे रखी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दे रखा है, जैसे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होता है तो दो प्रकार का कार्बनिक स्पीशीज मिलता है, एक कार्बन पे प्लस चार्ज और एक कार्बन पे माइनस चार्ज। दैट मीन्स हम लोग देख रखे थे एक कार्बन पे CH3 पे प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले कार्बन पे CH3 पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज। यह मेरा कार्बोनियम आयन था अथवा कार्बोकेटायन था, अथवा हिंदी में इसे हम लोग कार्बोधनायन बोले थे। यह हमारा कार्बे एन आयन है, कार्बे रिडायन। और इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि कार्बे एन आयन होता क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इस पे संकरण क्या होता है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे। जो लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 देख ले, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम पूरी बातें समझेंगे। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कन्जुगेशन पढ़ेंगे और रेजोनेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है। तो कार्बोरिडाइन के बारे में बात किया जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके थे आप लोगों को कि CH3 पर कोई अगर माइनस चार्ज दे दे, दैट मीन्स ऐसा कोई कार्बनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन की 3 संयोजकता पूरी और कार्बन वाले परमाणु पे ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो, तो उस प्रकार के कार्बनिक स्पीशीज को हम लोग कार्बो एनायन बोलते हैं। तो इस टर्म में हमने जब देखा था इस पे संकरण की उपस्थिति, तो हमने संकरण की जब उपस्थिति देखा था तो इस पे संकरण की उपस्थिति कैसी आ गई थी, sp3 आ गई थी। वो हमने कैसे किया था, हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप सेंट्रल एटम में देखो उससे कितने सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट अटैच है। तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होंगे, दैट मींस 3 सिग्मा। और 1 माइनस चार्ज के होने का क्या मतलब, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है और लेगा तो किसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा लेगा, दैट मींस इस पे माइनस चार्ज आएगा। दैट मींस ये अभी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो इसके पास टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा होंगे तो हम जानते हैं पहले से कि संकरण की उपस्थिति कैसी होगी, sp3 होगी। चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है वह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन के बारे में है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, ये सब तो हम लोग बात कर चुके थे इंट्रोडक्शन में कि कार्बन एनायन होता क्या है, कार्बन एनायन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कार्बन एनायन पे संकरण की उपस्थिति क्या होती है। लेकिन आज के टॉपिक में हमें देखना है कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन जिस प्रकार हम लोग फ्री रेडिकल में और कार्बोकेटायन में देख चुके थे उसी तरह सेम टू सेम हम लोग कार्बन एनायन में देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए वाला हमारे पास कोई कार्बन एनायन दे रखा है CH3 पे माइनस चार्ज। बी वाला हमारे पास कोई कार्बन एनायन दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस चार्ज। सी वाला कोई कार्बन एनायन दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। डी वाला कोई ऑप्शन दे रखा है सी पर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड में CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3 और सिंगल बॉन्ड में CH। अभी 4 प्रकार के हमारे पास कार्बो एनायन दे रखा है। अब इन चारों प्रकार के कार्बो एनायन में हमें देखना है किस कार्बो एनायन की, किस कार्बो रिडायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी के कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसकी स्टेबिलिटी को मैं फ्री रेडिकल से बात करते हुए आ रहा हूँ। स्टेबिलिटी के कहने का यही मतलब है कि अगर इस कंडीशन में कोई सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, अगर इस कंडीशन में प्रकृति में कहीं अगर आपको आयन के रूप में परमाणु कहीं आयन के रूप में यौगिक मिल गया तो कितनी देर तक अपने प्रकृति को इस नेचर में बना सकता है, इसी को हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर यह 2 मिनट के अंदर अपने अस्तित्व को खत्म कर लेगा, कि या 5 मिनट के अंदर, कि या 6 मिनट के अंदर, कि या 10 मिनट के अंदर, दैट मीन्स कौन ज्यादा दिन तक अपने आप को इस अवस्था में रखे रहेगा, उसी को हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं।
तो सबसे पहले डिग्री के आधार पे स्टेबिलिटी देखा जाए तो हमने बोला था इस वाले का जिस सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे डायरेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे उसी को हम लोग डिग्री निर्धारित करते हैं। डिग्री डिफाइन करने का तरीका था। तो कार्बन पे माइनस चार्ज, लेकिन इस वाले कार्बन से कोई सेंट्रल, दैट मींस इस वाले कार्बन से कोई डायरेक्ट कार्बन नहीं जुटा है, तो दैट मींस ये अब डिग्री से डिफाइन नहीं कर सकते। आप बोलोगे मेथिल कार्बे एनायन, इसका नाम हम लोग दे दिए मेथिल कार्बे एनायन। चलिए ठीक है। इस वाले टर्म में देखा जाए तो ये मेरा सेंट्रल एटम, इसे डायरेक्ट एक कार्बन जुटा है, दैट मींस आप बोल सकते हो 1 डिग्री का कार्बो एनायन। ये मेरा सेंट्रल एटम है, इस पे माइनस चार्ज से डायरेक्ट 2 कार्बन जुटे तो कितनी डिग्री का 2 डिग्री का कार्बो एनायन। यह मेरा माइनस चार्ज से डायरेक्ट 3 कार्बन जुटे तो कितनी डिग्री का 3 डिग्री का कार्बो एनायन। तो डिग्री के बारे में आप शुरू से हम 4 लेक्चर तक डिग्री के बारे में ही बताते आए हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए हो कैसे हमने डिग्री फाइंड आउट किया। डिग्री समझना बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखा मेथिल कार्बे एनायन 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया और 3 डिग्री वाले कार्बे एनायन हमें मिल गए। अब इसमें हमें स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए CH3 पे माइनस चार्ज, दैट मींस सेंट्रल एटम और कार्बन के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हो कि कार्बन के आउटर सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो CH3 दैट मींस 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस चार्ज के होने का यही मतलब है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, दैट मींस इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। इस वाले कंडीशन में देखा जाए CH2 पे माइनस चार्ज, दैट मींस C 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 3 इलेक्ट्रॉन और एक इधर से भी ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी उपस्थिति है। इस वाले कंडीशन में भी, इस वाले कंडीशन में दैट मींस सभी जो कार्बन आयन है उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। चलिए ठीक है। लेकिन अगर इस वाले कंडीशन में देखा जाए तो हम पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं कि मेथिल ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक प्रकार का ऐसा प्रभाव पाया जाता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है किसी को भी। अब यह मेरा जो सेंट्रल एटम है C पे माइनस चार्ज आने का यही मतलब है कि यह बेचारा जो है सेंट्रल एटम, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति पहले से हो चुकी है, लेकिन यह CH3 से जबरदस्ती अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यह वाला भी CH3 से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह वाला भी CH3 से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ले लो ले लो, 3 लोग इसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दैट मींस वो पहले से तो खाओ के पेट भर लिया है, लेकिन 3 लोग उसे जबरदस्ती खाना दे रहे हैं, तो अगर वो खाएगा तो अपच हो जाएगा। दैट मीन अपने स्टेबिलिटी को बेकार कर देगा, अपने स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। इसके मींस आप बोल सकते हो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं फिर भी जबरदस्ती सभी से इलेक्ट्रॉन देना। और इस वाले कंडीशन में यहाँ पे देने वाले इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 2, और यहाँ पे देने वाले इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 1, और यहाँ पे देने वाला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। दैट मींस आप कह सकते हो यह ज्यादा देर तक स्टेबल होगा अपेक्षाकृत इसके, अपेक्षाकृत इसके, अपेक्षाकृत इसके। कैसे? क्योंकि सेंट्रल पे माइनस चार्ज था, ये खा पी के अपना पेट भर लिया था, लेकिन जबरदस्ती 3 पड़ोसी उसे बार बार खाना दे रहे कि नहीं तुम मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। यह कह रहा है नहीं मैं पहले से खाना खा के बैठा हूँ, फिर भी सब जबरदस्ती दे रहे हैं। इस वाले कंडीशन में भी वही, इस वाले कंडीशन में भी वही, लेकिन इसमें कोई नहीं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो अगर इसमें स्टेबिलिटी का क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा होगा वो मेथिल। सबसे ज्यादा अगर स्टेबल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो मेथिल कार्बे एनायन होगा। मेथिल कार्बे एनायन, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और सबसे कम कौन होगा 3 डिग्री का। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देख चुके हैं कि कार्बो एनायन वाले टर्म में मेथिल कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अपेक्षाकृत 1 डिग्री के, अपेक्षाकृत 2 डिग्री के और अपेक्षाकृत 3 डिग्री के। दैट मीन्स अब तक जो हम लोग पढ़ चुके थे, मुक्त मूलक था, कार्बोधनायन था और मेथिल कार्बोधनायन था और कार्बो एनायन है। इस वाले टर्म में जो मुक्त मूलक है, कार्बोधनायन है, उनके स्टेबिलिटी का क्रम सेम था। मुक्त मूलक और कार्बोधनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, और सबसे कम कौन थे, मेथिल कार्बोधनायन। लेकिन इस वाले टॉपिक में हमारा क्या आ गया, कार्बोरेडायन वाले में हमने देख रखा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वह मेथिल कार्बोएनायन होगा अपेक्षाकृत 1 डिग्री के, अपेक्षाकृत 2 डिग्री के और अपेक्षाकृत 3 डिग्री के। आप लोग इसे नोट्स डाउन कर लीजिए, इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो कार्बोएनायन पे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में सबसे ज्यादा अस्थाई कार्बोएनायन है। विकल्प नंबर ए दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH पे माइनस चार्ज, CH3 का होल थ्राइस C पे माइनस चार्ज।
C2H5 CH2 पे माइनस चार्ज और विकल्प नंबर डी दे रखा है नॉन ऑफ दी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर हम लोग देख। तो चलिए इसमें देखा जाए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी वाले टर्म में अभी हम लोग देखें कि अगर कार्बेनाइन वाला टर्म है तो कार्बेनाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो हमारा होगा मेथिल कार्बेनाइन, दैट मीन CH3 पे माइनस चार्ज वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और सबसे कम कौन होगा 3 डिग्री वाला। यही आर्डर हम लोग फॉलो करेंगे कि सबसे ज्यादा मेथिल कार्बेनाइन स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है और 3 डिग्री में देने वाले 3 लोग और 2 डिग्री में देने वाले 2 लोग और 1 डिग्री में देने वाला एक मेथिल में कोई नहीं, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले टर्म में अगर देखा जाए तो CH3 का होल ट्वाइस CH पे माइनस चार्ज, दैट मींस इस सेंट्रल एटम से डायरेक्ट CH3 कितने टाइम्स जुटा है? 2 टाइम्स जुटा है। दैट मींस ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री। इस वाले टर्म में देखा जाए तो मेरा सेंट्रल एटम से CH3 कितने बार जुटा है? 3 टाइम्स। दैट मींस आप कह सकते हो दैट मींस ये मेरा हो गया 3 डिग्री का। इस वाले टर्म में देखा जाए तो C2H5 CH2 पे माइनस चार्ज, दैट मींस सेंट्रल एटम से C2H5 जो ये मेरा एल्किल समूह है इसकी संख्या कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। दैट मींस आप देखोगे तो कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। तो इस वाले विकल्प में देखा जाए तो इन दोनों की अपेक्षाकृत 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मैं किसको विकल्प सही मारूंगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो 1 डिग्री का कार्बोनाइन है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल। NOT का मतलब नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब तक के टॉपिक में हम लोग जीओसी में लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 तक यह बात पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है कार्बन की, कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, और लिसिस के बारे में हम लोग देखें। लिसिस में हमने 2 टॉपिक देखा, हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस। होमोलिसिस के आधार पे कार्बनिक स्पीसीज जो होता है फ्री रेडिकल का निर्माण करता है, और हेट्रोलिसिस के आधार पे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक स्पीसीज जो होते हैं 2 प्रकार की स्पीसीज का निर्माण करते हैं, एक कार्बन केटायन का और एक कार्बो एनायन का, एक कार्बन धनायन का और एक कार्बन रिडायन का। फिर उसके बाद इन तीनों की हम लोग स्टेबिलिटी देख चुके हैं। कार्बन मुक्त मूलक में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन? मेथिल मुक्त मूलक। कार्बोधनायन में भी सेम उसी तरह हम लोग देख चुके हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल कार्बोधनायन। कार्बोरिडायन में आज हम लोग देख चुके हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल मेथिल कार्बो एनायन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन? 3 डिग्री वाला टर्म। अब हमारा जीओसी में एक नई टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सिलेबस में हम लोग दिए थे। अगली टॉपिक हम लोग की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई अगर हमारे पास कार्बनिक यौगिक दे रखा उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर पार्शियली रूप से हो, परमानेंट रूप से हो, तो कैसे होता है उस टर्म में हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन के बारे में देखेंगे और किसके बारे में देखेंगे? रेजोनेंस के बारे में। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किसी भी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होना, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। किसी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो, अपने स्थान को, अपने प्लेस को चेंज कैसे करता है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वाली टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा क्या। तो चलिए इसमें देखा जाए, अगर हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक की स्पीशीज दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2, अगर उससे कोई हैलोजन परिवार का एलिमेंट जुड़ चुका है। हैलोजन परिवार के एलिमेंट के बारे में हम लोग पहले से वाकिफ हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन परिवार का एलिमेंट जो होता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एलिमेंट के अपेक्षाकृत होता है। तो इस वाले टर्म में देखा जाए, सबसे पहले शिफ्टिंग देखा जाए, CH2 सिंगल बॉन्ड X, दैट मींस हैलोजन परिवार का एलिमेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो या तो आयोडीन हो।
तो यह जो मेरा हाइड्रोजन परिवार का एलिमेंट है और CH2 के बीच में एक साझेदारी हुई होगी कि तुम कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूं और हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के बीचों बीच में रखेंगे, बीचों बीच में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण यह थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा शिफ्ट कर लेंगे, और जैसे ही हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस पर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पार्शियली माइनस चार्ज, जिसके कारण उसके बगल वाली कार्बनिक स्पीशीज पे पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। यह जो सिंगल बॉन्ड इसमें 1 सिग्मा, पाई तो बॉन्ड है नहीं, दैट मींस इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन परिवार की तरफ डिस्प्लेस हो गई। दैट मींस इसी प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, हाइपर कन्जुगेशन और रेजोनेंस के बारे में। तो चलिए ठीक है, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में मेरी जो हम लोग की जो पहली टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी में से बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव के बारे में। तो चलिए ठीक है, अगर हम लोग इसमें एक एजम्पशन कर लें कि हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2 और सिंगल बॉन्ड में CH2 और दूसरे से फ्लोरीन, हाइड्रोजन परिवार का एलिमेंट जो है फ्लोरीन जुड़ चुका है। तो इस वाले टर्म में देखना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इस टर्म में हम लोग देख रहे हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड F जुटा है, फ्लोरीन जुटा है, फ्लोरीन इन सभी सिस्टम से CH3 CH2 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 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। CH2 से कहेगा कि दोनों हम लोग साझेदारी किए थे तो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन जो है CH2 का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हल्का सा शिफ्ट करेगा, और जैसे ही अपनी तरफ हल्का सा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा दैट मींस इस पे पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पार्शियली माइनस चार्ज। और पार्शियली माइनस चार्ज आने के कारण उसके बगल वाले CH2 पे पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ तक तो पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस वाली कहानी हमें समझ में आ रही है। ये मेरा जो फ्लोरीन था अथवा हाइड्रोजन परिवार का एलिमेंट था, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इस पे पार्शियली माइनस और इस पे पार्शियली प्लस। लेकिन उसके जस्ट बगल वाले कार्बनिक यौगिक पे कैसे प्लस आता है उस वाले कंडीशन में हम लोग इसमें बात करेंगे। अब देखिए, इस पे प्लस आया तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दैट मींस अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए बगल वाले कार्बन से मदद लेगा। बगल वाले कार्बन के अंदर अपने लक्षण को भेजेगा, और अपने लक्षण को भेजेगा तो उसी को हम लोग प्रेरण प्रभाव बोलते हैं। दैट मींस अगर इस पे पार्शियली प्लस चार्ज आ गया तो इस पे डबल पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे ट्रिपल पार्शियली प्लस चार्ज, और इस पे फोर्थ पार्शियली प्लस चार्ज। तो इस कंडीशन को हम लोग देख चुके हैं कि जैसे फ्लोरीन माइनस चार्ज ले लिया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज प्लस चार्ज। दैट मींस आप देख सकते हो कि एक कार्बन पे प्लस चार्ज आने के कारण इसके जो तीन कार्बन है वो प्रेरण के आधार पे पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव हो गए। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम 4 कार्बन तक अपने प्रभाव को दिखा सकता है। मैक्सिमम कितने कार्बन तक? 4 कार्बन तक अपने प्रभाव को दिखा सकता है, या तो प्लस चार्ज हो या तो माइनस चार्ज हो। तो अभी तक तो इस वाले कंडीशन में अगर हम लोग इस पूरे टॉपिक को सिस्टम मान लें, दैट मींस ये मेरा जो CH3 CH2 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 है, अगर इसे हम लोग सिस्टम कर दें, दैट मींस ये कार्बनिक यौगिक का एक प्रकार का ऐसा स्पीशीज है जिसे हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। और ये जो फ्लोरीन है यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप बोलिए या तो एलिमेंट बोलिए, तो हम ग्रुप बोल दे रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा एजम्पशन करके चलेंगे।
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है पूरे सिस्टम से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, दैट मींस पूरा सिस्टम कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, पूरा सिस्टम पॉजिटिव हो गया है और इलेक्ट्रॉन को खींचा है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनीशन के बारे में अगर देखा जाए कि प्रेरण प्रवाह होता क्या है, तो प्रेरण प्रवाह में आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक का ऐसा सिस्टम जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट जुड़ जाए और इलेक्ट्रॉन को अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, जिसके कारण दो पक्ष बन जाए, एक पक्ष पर आंशिक धनावेश, एक पक्ष पर आंशिक ऋणावेश। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रभाव बोलते हैं। एक बार आप सभी लोग फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि कोई कार्बनिक स्पीसीज में, कोई कार्बनिक यौगिक में एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, या तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट हो या तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट हो, जिसके कारण इसमें दो पक्ष का निर्माण हो जाए, एक पक्ष पर आंशिक धनावेश और एक पक्ष पर आंशिक ऋणावेश। तो इस प्रकार के प्रभाव को इंडक्टिव प्रभाव बोलते हैं, प्रेरण प्रभाव बोलते हैं। इसमें नोट में आपको याद करने वाली बात यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, प्रेरण प्रभाव जो होता है, वो 4 कार्बनों तक मैक्सिमम अपने प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। CH2 पे प्लस चार्ज, पार्शियली प्लस चार्ज है, तो उसके बगल वाले कार्बन पे प्रेरण के आधार पे प्लस चार्ज दे दिया, उसके बगल वाले कार्बन पे प्रेरण के आधार पे, उसके बगल वाले कार्बन पे प्रेरण के आधार पे मैक्सिमम 4 कार्बन तक अपने प्रभाव को दिखाया, फिर उसके बाद नहीं दिखा पाएगा। इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रभाव। तो ये मेरा इंडक्टिव इफेक्ट था। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप्स हो सकते हैं। कैसे, अभी तक तो मेरा जो यह फ्लोरीन था, यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट था, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा था। अब कोई ऐसा इसमें आके जुड़ जाए, इस वाले टर्म में कोई एक ऐसा आकर के ग्रुप जुड़ जाए जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला टर्म हो इस पूरे सिस्टम से, तो यह पूरा सिस्टम जो है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दैट मींस आप यहां से देख सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो टर्म में बांट सकते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। अभी तक तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस आई इफेक्ट, अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन ले उस ग्रुप से तो प्लस आई इफेक्ट। दैट मींस अगली टॉपिक हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगली टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। अब हमारे पास कोई कार्बनिक स्पीशीज दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड में दे रखा है, CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 और सिंगल बॉन्ड में मान लीजिए कोई यक्स वाला एलिमेंट इससे अटैच्ड। इधर देखा जाए CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में Y वाला एलिमेंट कोई अटैच। इस वाले कंडीशन में अगर मैं इस पूरे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को मैं कोई एक सिस्टम बोल दूं कि मेरा जो है एक सिस्टम है, कोई एक कार्बनिक स्पीशीज का परिवार। इधर की तरफ भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को भी हमने बोल दिया ये मेरा कोई कार्बनिक स्पीशीज का एक परिवार है, दैट मींस एक सिस्टम है। इस वाले टर्म में अगर मैं बोल दूं यह मेरा जो हैलोजन परिवार का एलिमेंट है अथवा यक्स ग्रुप कोई है, यह जो है सिस्टम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सिस्टम से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप। ये जो सिस्टम में यक्स वाला एलिमेंट लगा है, यक्स वाला ग्रुप लगा है, वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, किससे, सिस्टम से। और यह जो Y वाला है, इस वाले कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरा Y वाला एलिमेंट है, Y वाला ग्रुप है, यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, सिस्टम से, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन सिस्टम। दैट मीन्स यहां से हम लोग देख रहे हैं हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो जो कार्बनिक परिवार दे रखा है उससे जो हाइड्रोजन परिवार या कोई ग्रुप जुटे वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप हो, एक जो कार्बनिक परिवार हमने एजम्पशन किया सिस्टम में उससे कोई ग्रुप जुटे वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के होने का यही आशय है कि यह मेरा जो सिस्टम है इस लेस वाले इलेक्ट्रॉन से, इस लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट से, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा
और इस वाले टर्म में यह जो सिस्टम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। इस वाले टर्म में इधर से इलेक्ट्रॉन को खींची होगी और इस वाले टर्म में इधर से इलेक्ट्रॉन की खींची होगी। तो इस टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो ग्रुप लगा है वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पे एक बार सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का वह ग्रुप खींच रहा है, एक बार ग्रुप से पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। दैट मीन्स आप यहां से बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अब माइनस आई इफेक्ट के कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो यह मेरा जो पूरा सिस्टम है वो पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रभाव को हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और इस वाले टर्म में देखा जाए, अब यह CH3 CH2 CH2 जो सिस्टम है, इस Y वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मींस यह ग्रुप ऋणात्मक, यह ग्रुप धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स देख लिए, एक हमारा हो गया प्लस आई इफेक्ट और एक हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जो है लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे बकायदा कि प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। उसका हम एक सारणी भी लिखवाएंगे कि प्लस आई इफेक्ट के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, माइनस आई इफेक्ट के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि कोई भी मैं नोटिफिकेशन नया दूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए।